हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलिट, TULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो मोटिवेशन थॉट है वहां से हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। बेसिकली इसका मतलब ये कि लाइफ में ना हम लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन जब उसके लिए काम करने की बारी आती है ना तो हम लोग ढील छोड़ देते हैं। बहुत बार हम लोग डे ड्रीमिंग करते हैं कि मैं फला कॉलेज में जाऊंगा, मैं उतना बड़ा वकील बनूंगा, मैं इतना बड़ा जज बनूंगा, या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन उसके लिए जो काम करने का समय आता है ना, वहां फिर हम काम नहीं करते हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट इशू जो आप लोगों को रिजॉल्व करनी है, एंड देन यू विल फाइनली गेट सक्सेस एक दिन। आज का जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है वो है, वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज सर्टिफाइड बाय डैश एंड हिज डिसीजन इज कंक्लूसिव। तो ये मुझे जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के चेयरमैन की बात हो रही है, स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है, या चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो रही है। क्लैट पॉइंट जो है आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLS, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाके आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे आप इन कोर्सेज के बारे में चेक कर सकते हो। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट आप हमारे परचेज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। इस सेशन की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक नीचे सेशन के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के जो एडिटोरियल्स है ना वो देखिए आपके सामने है। आज हमें कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करना है। तो एक आर्टिकल डिस्कस करना है, अ फार रीचिंग वर्डिक्ट दैट एंड्स अ रिग्रेसिव एक्सेप्शन, और एक आर्टिकल हम देखेंगे फॉर अ फुल रिपील। दो आर्टिकल यहाँ पे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन वाला मसला फिर से वही रिपीटेटिव है, कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है जो हमें पता नहीं है, जो हमें पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे प्लेइंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक गेम, ये इंडिया रशिया के रिलेशन से रिलेटेड है, जो भी हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल, अ फार रीचिंग वर्डिक्ट दैट एंड्स अ रिग्रेसिव एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखिए जया कोठारी जी ने आर्टिकल लिखा है, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने यहाँ पे जो मुद्दा डिस्कस किया है ना वो मैरिटल रेप से रिलेटेड किया है, और पूरा मामला इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि अभी क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो इन्होंने पहले ही बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ना एक मामला फंसा हुआ था कि IPC का जो सेक्शन 375 था उसका जो एक्सेप्शन था, जिसमें ये था कि अगर आप शादी हो चुकी है और 15 से प्लस वुमेन की एज है तो वो रेप नहीं कहलाएगा। उस एक्सेप्शन को चेंज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। इसी बीच में ही एक मामला आया कर्नाटका के अंदर, जस्टिस M नागप्रसन्ना जी ने उसमें ये फैसला दे दिया कि अगर कोई बंदा जो है, अगर वो शादी के बाद भी किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ऑन March 23, 2022 इन द केस ऑफ हृषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका प्रोनाउंस द एंड ऑफ द मैरिटल रेप एक्सेप्शन। तो ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद जो राइटर है वो यहाँ पे यही देखने की कोशिश कर रही हैं कि क्या राइटर का, क्या जज का जो डिसीजन आया है उसमें हमारे जो जस्टिस नागप्रसन्ना जी हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा था। तो जस्टिस नागप्रसन्ना जी ने सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बोली कि मैं जो है ये चार्ज जो अगेंस्ट हस्बैंड लगा हुआ है रेप का, मैं हटाऊंगा नहीं। और उसका उन्होंने जो मेन कारण दिया है वो ये दिया है कि इट वुड डिस्ट्रॉय द वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी विच इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये भी उन्होंने बोला कि वुमेन्स के फंडामेंटल राइट जो 14, 15, 19, 21 में है उसका भी वायलेशन है। मैरिटल रेप को अगर इसमें नहीं डाला जाएगा और उस एक्सेप्शन को माना जाएगा जो कि IPC में दिया हुआ है, जो राइट टू लाइव विद डिग्निटी की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की जो राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता है, बॉडीली इंटीग्रिटी की बात करता है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात करता है, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो ये सारे मामले हमने यहाँ पे देखे जो जज साहब ने डिसीजन देने से पहले चीजों को रखा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट ऑफ अ रेप इज अ रेप। इन प्रोवोकेटिव वर्ड्स ही स्टेटेड, अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट, rape is a rape, be it performed by a man, the husband on the woman's wife and refuse to quash the case। तो ये कुछ बातें हमने देखी। ऐसा नहीं है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामलों में इंटरफेयर किया है, हमारे देश की हाई कोर्ट्स ने इन सब मामलों में इंटरफेयर किया है। एक केस था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का ये केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्सेप्शन था ना उसमें 15 ईयर की जो एज लिखी हुई थी उसको बता के 18 साल कर दिया था कि भैया ये 15 साल नहीं है, 18 साल से कम की भी
लड़कियों के साथ अगर किसी ने जबरदस्ती शादी के बाद संबंध बनाने की कोशिश करी तो वो मैरिटल रेप कहलाएगा, वो इस एक्सेप्शन से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। इसके अलावा अब यहाँ पे राइटर जो है वो देखने की कोशिश करती है कि क्यों ये जो एक्सेप्शन था आईपीसी के अंदर वो है और क्या इसका मेन रूट है, कहाँ से ये जन्मा है। तो जो ये एक्सेप्शन था मैरिटल रेप वाला, जो ये बचा लेता था मैरिटल रेप के कानून से, आईपीसी का जो हमारा 375 का जो एक्सेप्शन है, ये आता है इंग्लिश लॉ से। देखो इंग्लिश लॉ से ही हमने आईपीसी उठाई है। तो वहां पे एक जस्टिस मैथ्यू हेल थे जिन्होंने 1736 में इस तरीके की बातें रखी थी और वहां से ये चीजें जो है ना वो कॉमन लॉ का पार्ट बन गई थी। वही यूके ने लिया था, वही आपने भी लिया था। बट इन 1991 जो है वो यूके ने इस चीज को चेंज कर दिया। केस का नाम था आर वर्सेस आर, जहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट वेयर द कॉमन लॉ रूल नो लॉन्गर इवन remotely represent what is true position of a wife in present day society, the duty of court is to take the step to alter the rule। और 1991 में आप देख सकते हो कि यूके के अंदर ये जो कानून था ये खारिज हो गया था और 30 साल बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने फिर भारत के अंदर भी इस कानून को काइंड ऑफ हटा दिया है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हुई हैं देश के प्रति और वही चीज जो कोठारी जी हैं अपने आर्टिकल के थ्रू कहने की कोशिश कर रही हैं। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे लॉ एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीयू की तैयारी भी कर रहे हो, एनालिस्ट वाले तो एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल रहा है मैरिटल रेप वाले मुद्दे के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है फॉर अ फुल रिपील। हुआ क्या है, देखो हमने आफ्सपा पे एक्ट और पूरी कहानी जो डिस्कस कर रखी है, थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या कुछ नए पॉइंट्स निकले थे यहाँ से। अभी देखो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्सपा में कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंज किए हैं, देखो ये एरियाज कम किए हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी यहाँ पे राइटर जो है ना वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ठीक है, आपने काफी जगहों से आफ्सपा को हटाया है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है ना पूरी तरीके से आफ्सपा को हटाना चाहिए। हमने पी जीवन रेड्डी कमेटी के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे राइटर भी कोट कर रहे हैं कि बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था साफ साफ कि रिपील कर देना चाहिए आफ्सपा। हमने संतोष हेगड़े कमेटी के बारे में भी पढ़ा था। संतोष हेगड़े कमेटी ने भी ये बात कही थी कि हर 6-6 महीने में रिवाइज होना चाहिए और चीजें जो हैं एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें थी जिसको राइटर कोट करके यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जो आफ्सपा है वो पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन 2016 में आफ्सपा पे क्वेश्चन जताए थे और ये सब आर्टिकल्स में राइटर जो है फैक्ट्स रख के ये बात बोलना चाह रही हैं कि आफ्सपा को जो है पूरी तरीके से हटाना चाहिए। ये जो थोड़ा बहुत हटाया है इससे कोई काम चलेगा नहीं, कोई खास अंतर आएगा नहीं। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया है आज, यूएस क्रैकडाउन ऑन इंडियन स्टूडेंट, कल काफी न्यूज में भी था। क्या है मसला, देखो भारत के बच्चे जो है ना वो बाहरी कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसे यूएस भी जाते हैं। यूएस में जाके ना देखो क्या होता है, आप यहाँ से पैसा लेके जाओगे वहां पे खर्च करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स करते क्या है कि चुपके से नौकरी करने लग जाते हैं। जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो तो आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हो, वहाँ पे कुछ छोटी छोटी नौकरी पकड़ लेते हैं जिससे कि वहाँ की करेंसी में कुछ अर्न करें और फिर स्पेंड कर सकें। अभी क्या हुआ कि वहाँ पे जो काफ़ी सारे लेबर एसोसिएशन हैं और चीज़ें हैं, इसके वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इंडियन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं गलत तरीके से, उनको पकड़ के कह सकते हो कि थोड़ा सा हरेस किया जा रहा है। एक दो स्टूडेंट तो 3-3 दिन जेल भी रह के आए हैं। तो ये मामला जो है काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है और ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसके बाद देखिए टेक्स्ट वाला जो हमारा पेज होता है उसमें एक चंडीगढ़ कंट्रोवर्सी जो चल रही है ना, इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है। देखो क्या हो रहा है ना, चंडीगढ़ देखो कॉमन कैपिटल है हरियाणा एंड पंजाब की, लेकिन अभी पंजाब ने डिमांड करी है कि चंडीगढ़ को हमारी प्रॉपर कैपिटल बना दिया जाए। एज पर द एक्ट जो है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966, चंडीगढ़ जो है ना वो यूटी बनाया गया था, ज्वाइंट कैपिटल बनाया गया था हरियाणा एंड पंजाब की, और 60-40 के रेशियो में यहाँ पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, अभी क्या हुआ, पंजाब पॉलिटिक्स में पता है आपको आम आदमी पार्टी आई है, तो ये डिमांड करती है कि पंजाब में चंडीगढ़ को जो है इसकी प्रॉपर कैपिटल बना दिया जाए। ऐसा ये क्यों करती है, क्योंकि अभी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि वो रूल्स को अमेंड करेंगे गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ बाखरा बीज मैनेजमेंट बोर्ड एंड ब्रिंग चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज अंडर द सेंट्रल सर्विस रूल्स। तो यहां से ये पूरी बात पनपी और जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि चंडीगढ़ को जो है वो पंजाबी कैपिटल बना दिया जाए। बट क्या ये इतना आसान है, तो नहीं है आसान, क्योंकि भैया आपका हरियाणा भी इस पे अपना क्लेम रखता है और चीज़ें ऐसा नहीं है कि पहली बार ट्राई हो रही है, इससे पहले बहुत बार ट्राई हो चुकी है। ठीक है,
तो ये सब मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना, ऐसा सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि जो निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है एनएफसी टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट पेमेंट। तो पहले तो जानो कि ये एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होती है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। अब एनएफसी टेक्नोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या है, देखो आप ना पास ले जाओगे जैसी मशीन के आपका पेमेंट हो जाएगा। गूगल पे ने अभी स्टार्ट किया इसलिए न्यूज में आया है। गूगल पे मतलब एक ऐप है, आप लोगों ने यूज करी होगी। जैसे ही आप किसी भी मशीन के पास लेके जाओगे कुछ नहीं करना है, एक क्लिक से पैसा हो जाएगा। तो क्या आपने इससे पहले टेक्नोलॉजी कहीं नहीं देखी है? आपने देखी है लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग फास्टैग के बारे में जानते होंगे, जो हम लोग आज की डेट में ट्रैवल करते टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यूज करते हैं टोल बूथ्स के ऊपर, वो भी कुछ इसी तरीके से फंक्शन करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसके थ्रू ये फंक्शन करता है। जैसे ही आप टैग दिखाते हो, जो RFID रीडर होता है वो डाटा कलेक्ट करता है, वो कंप्यूटर में भेजता है, वहाँ पे चीज़ें होती हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ भी शुरू होने वाली है। अभी क्यों ही न्यूज़ में मैंने बताया, गूगल पे विल नाउ अलाउ यूजर्स विथ UPI अकाउंट्स टू मेक पेमेंट जस्ट बाय टैपिंग देयर NFC इनेबल्ड एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स ऑन एनी पाइन लैब्स एंड्रॉइड POS टर्मिनल। तो ये आपने कुछ जाना जिसकी वजह से NFC टेक्नोलॉजी जो है वो अभी न्यूज में थी। अब UNEP की एक रिपोर्ट आई है नॉइस पोल्यूशन के ऊपर। तो रिपोर्ट तो आई गई है, इसमें ढाका सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूटेड कंट्री बताया गया है, कंट्री नहीं जगह बताई गई है। अभी इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है, उसमें कंट्रोवर्सी हो रही है कि भारत में ना बहुत सारे शहरों के नाम है, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, आसनसोल। तो ये तो पहले भी रहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे मुरादाबाद का नाम आ गया। तो मुरादाबाद का जब नाम आया तो इस पर क्वेश्चन रेज किए गए, तब फिर वहां पता पड़ा कि डेटा सही से नहीं था, कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया जिसकी वजह से ये गलत नाम आ गया, ये गलत हो गया, एरर हो गया। तो अब इस पे क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन हो गया कि भैया किस तरीके की रिपोर्टें बनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि WHO के अकॉर्डिंग कितना डेसिमल जो है वो पॉल्यूशन का वो होता है, कि इससे ज्यादा होगा तो फिर नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बताना। जब अखबार में आप ये आर्टिकल पढ़ोगे ना तो उसी में इसका जवाब भी लिखा हुआ है। नो ट्रस्ट वोट डिसमिस्ड, इमरान गेट्स पाक पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ये भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। पार्लियामेंट जो है वहाँ की डिसॉल्व हो चुकी है। श्रीलंका के अंदर जो चीज़ें हैं बहुत ख़राब है, सारी मिनिस्टर्स ने क्विट कर दिया है, अपना रिजाइनेशन दे दिया है एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है श्रीलंका के अंदर हो रही हैं। वहाँ की जनता जो है वो काफ़ी परेशान है और आई होप जल्द से जल्द श्रीलंका जो है वहाँ से रिकवर कर पाए। WHO पॉजेस कोवैक्सीन सप्लाई वाई UN बॉडीज। तो भारत बायोटेक जो है जिसने इसको बनाया है वो अपग्रेड करेगा फैसिलिटी को। गुड्स एक्सपोर्ट अब 43%। गोयल, देखो कोई भी चीज़ का एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका में यही तो प्रॉब्लम हुआ था, इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे, फॉरेन रिजर्व आ नहीं रहा था। तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। इंगेजमेंट विद इंडो पैसिफिक गोज बैक सेवरल कंट्रीज। तो यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए बात कही है, इंडिया स्टैंड्स फॉर बैलेंस रूल बेस्ड रेजिमा सेज कोविंद। और इंडो पैसिफिक रीजन आप समझते हैं, तो उनके साथ इंगेजमेंट जो है वो पुराने समय से चला आ रहा है, इस तरीके की बात यहाँ पे कहने की कोशिश करी गई है। NTAGI पैनल नॉट फॉर कोवैक्स फॉर 12 to 17 ग्रुप। NTAGI की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। तो इनके द्वारा अप्रूवल मिल चुकी है और 12-17 के ग्रुप में स्टूडेंट्स लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स बोल दिया, बच्चों को जो है अलाउ कर दिया गया है कोवैक्स लगवाने के लिए। तो अगर आपके घर में भी कोई है तो प्लीज उनको रजिस्टर कराइए। 900 रुपीज डोज जो होगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रेट होगा। तालिबान ऑर्डर बैन ऑन पॉपी कल्टीवेशन। तो देखो ये एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कदम उठा लिया है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है ना बहुत ज्यादा आपकी अफीम की खेती पे मतलब निर्भर थी। अब यहाँ पे तालिबान ने अफीम की खेती पे ही रोक लगा दी है। अब क्या तालिबान पैसा कहाँ से लेगा, कहाँ से इनकमिंग करेगा, इकोनॉमी का क्या होगा, बड़ा एक क्वेश्चनेबल ये मामला है। और जो अफीम की खेती है ना सिर्फ नशे के लिए यूज नहीं होती है यार, ये दवाइयों में भी यूज होता है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं, ये गोल्डन क्रीसेंट होता है, गोल्डन ट्राइंगल होता है, ध्यान रखना। गोल्डन क्रीसेंट ना ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को कहा जाता है जहाँ पे ओपीएम की बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पत्ति होती है। गोल्डन ट्राइंगल जो है ना आपके बर्मा, थाईलैंड, लाओस को कहा जाता है, इवन वियतनाम भी इसमें काउंट कर लेते हैं, जहां पे आपका ज्यादा मात्रा में अफीम होता है।
तो ये दो वर्ल्ड में ऐसे प्रोमिनेंट रीजन्स हैं जो फेमस हैं अफीम की खेती के लिए। वन इज गोल्डन क्रीसेंट, अदर इज गोल्डन ट्राइंगल। तो आई होप आपको चीज समझ में आई हो। तो दिस इज इट गाइज, हमने एक आर्टिकल देखा तालिबान ऑर्डर बैन ऑन पॉपी कल्टीवेशन। फिर हमने यहाँ पे देखा एक आर्टिकल एनटीजीआई पैनल नोट्स फॉर कोवैक्स फॉर 12 to 17 ग्रुप्स, एंगेजमेंट विद इंडो पैसिफिक गोज बैक सेवरल सेंचुरीज, WHO pauses co-vaccine supply via UN bodies, goods exports up to 43%, नो ट्रस्ट वोट आ गया है पाकिस्तान में, ऑल मिनिस्टर क्विट्स इन श्रीलंका, यूएनईपी की रिपोर्ट देखी हमने, एनएफसी टेक्नोलॉजी क्या है ये देखा, चंडीगढ़ में क्या मसला चल रहा है, यूएस क्रैकडाउन ऑन इंडियन स्टूडेंट्स देखा, एक आर्टिकल आफ्सपा से रिलेटेड आया है, देन हमने मैरिटल रेप से रिलेटेड एक आर्टिकल देखा। एंड दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।